एवरीवन? मेरी आवाज आ रही सबको? गुड इवनिंग सभी को। हमारा नया नया फ्रेश 10th का बैच। आनंद पहले गुड इवनिंग तो बोल ले, मतलब गुड इवनिंग बोल लो यार, पहले ऐसे करेगा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए बढ़िया, हम लोग का फ्रेशली प्रिपेयर्ड 10th का बैच है ना। हाँ तो मजा आ रहा है एकदम मस्त 10th में। कितना लोग का स्टार्ट हो गया 10th वैसे स्कूल में? आनंद का स्टार्ट हो गया। और कितना चैप्टर खत्म हुआ है साइंस में? अभी खत्म नहीं हुआ मैम। मैम। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और फिजिक्स का भी फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। अच्छा, नाइस नाइस। आनंद तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर? सेम मैम। सेम सेम। बायो का स्टार्ट नहीं हुआ है? नहीं मैम। नो मैम। अच्छा, ओके, ऑलराइट। चलिए, तो आज भी हम लोग केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री का आज हम लोग ना सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। द रीजन इज क्योंकि सेकेंड चैप्टर का आपका जो ये होता है दैट इज बेसिक जो है वो आप लोग 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो अच्छा से। तो ये चैप्टर को समझ के खत्म करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन आपको ग्रैब करते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत समझ में आ सकता है, और ऐसा नहीं है आपको हम देखो ये चीज हम दोबारा बता दे रहे कि हम तुम लोग को 10th के सिलेबस में जितना पढ़ाएंगे वो आपका एनसीईआरटी के सिलेबस से ज्यादा होगा। तुम लोग जब अपने बोर्ड्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे तो तुम लोग को ये चीज फील हो जाना चाहिए अंदर से कि यार ये तो इजी है, हम तो इससे हार्ड सोच रहे थे। इतना फीलिंग आ जाना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो याद रखना कि हम जितना भी टॉपिक्स तुम लोग को पढ़ाएंगे उसमें से बहुत सारा टॉपिक्स जो है वो आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन उसको पढ़ाने का बस इंपॉर्टेंस इतना ही है कि जब आप कोई भी क्वेश्चन बनाओगे तो उस क्वेश्चन का आपके पास 2-3 पाथवे होगा बनाने का आपके पास, ठीक है। एक पाथ नहीं होगा, आपके पास 2-3 रास्ते होंगे जिसके थ्रू आप उस क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो, सिंपल। और एनसीईआरटी में आंसर से मतलब होता है, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। है लंबा चैप्टर, पहले हम बता दे रहे, ठीक है। आप लोग का 10th स्टैंडर्ड में जितना चैप्टर है सब लंबा चैप्टर है, याद रखना, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड में जितना चैप्टर है वो आपका सब लंबा चैप्टर है, कोई छोटा चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो है लंबा चैप्टर, लेकिन इसका बहुत छोटा 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 टुकड़ा में बांटा हुआ है, स्मॉल स्मॉल पीसेस में, एकदम सिंपल सिंपल पीसेस में, ठीक है। और जो टॉपिक आपका एक्स्ट्रा होगा वो भी हम तुम लोग को बता देंगे कि ये टॉपिक एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये टॉपिक आपका एक्स्ट्रा है वो भी हम बता देंगे। सबके पास एनसीईआरटी बुक है ना? यस और नो? यस मैम। एनसीईआरटी बुक है सबके पास, चलिए बढ़िया। तो एनसीईआरटी का 10th का साइंस का जो बुक है उसमें कोई चेंजेस आया नहीं है, ठीक है ना। तो आपका सेम टू सेम वही बुक है जो आपका पहले था, ठीक है। 9th स्टैंडर्ड में चेंज आया, 8 में चेंज आया, 11 में चेंज आया है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन हो सकता है कि 10th में चेंज आए, लेकिन तुम लोग का टाइम में नहीं, अगला साल चेंज आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। क्योंकि फिर चेंजेस में आपका काम भी तो करना था ना, वैसा लॉजिक है, ठीक है। तो उसमें आपका वो चेंजेस आ सकता है, ठीक है। चलो, तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में अगर तुम लोग एनसीईआरटी ओपन करोगे, ठीक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे
तो एनसीईआरटी जो है उसमें आपका ज्यादा डिटेल में नहीं दिया गया। हम तुम लोगों को दिखाएंगे, मैं एनसीईआरटी साथ साथ दिखाते हुए चलेंगे, ठीक है, कि उससे क्या होगा, उससे आप लोगों को क्लियर रहेगा कि अच्छा हाँ ये जो है ये ठीक है, अच्छा है, ठीक है, वो चीज है। तो तुम लोग का एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में तुम लोग को बस इतना दिया है कि एसिड और बेस होता क्या है, उसका रिएक्शंस दिया हुआ है, ठीक है ना, उसका ऑल्फैक्टरी ये दिया हुआ है, दैट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स दिया हुआ है, ठीक है। ऑन द बेसिस उसके बारे में तुम लोग को पढ़ना है कि स्मेल से तुम कैसे पता लगा सकते हो कि किस तरीके से क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद फिर तुम्हारा मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स रिएक्शन विद एसिड, ये है, ये सब इजी है, कोई हार्ड नहीं है, तुमको बस रिएक्शन करते जाना है और उसका रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में याद करते जाना है, दैट्स इट। क्योंकि ये पूरा याद करने वाला है चैप्टर, पूरा आपका याद करने वाला चैप्टर है। इसमें एक्स्ट्रा कौन कौन सा है वो हम बताते हैं। पहला एक्स्ट्रा हो गया आपका थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है, जो जिसमें तुम्हारा एरेनेस थ्योरी आ गया, लुईस थ्योरी आ गया, ये सब एक्स्ट्रा है, ठीक है। थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस पूरा एक्स्ट्रा, उसमें वैसा कोई लंबा चौड़ा ये नहीं है कि बहुत ज्यादा डिटेल में देता है, ठीक है, और उतना पूछता भी नहीं है उससे, तो उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एसिड एंड बेस, ठीक है। आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में सबसे पहले, सॉल्ट तो बाद में बनता है, सबसे पहले आता है कि भाई एसिड होता क्या है, व्हाट इज एसिड, एसिड या बेस क्या होता है, बताइए। एसिड क्या होता है, व्हाट इज एसिड, बताओ। Acids are sour in taste. एसिड आर सोर इन टेस्ट और बेस On a blue litmus paper, when corrosive. acid is touched, it becomes red. ठीक है, ओके, हाँ बोलो, रिजल बोल रहा था। Acids are corrosive. एसिड आर कोरोसिव, बेस कोरोसिव नहीं होता, Base भी होता acid. बेस भी होता आप है, acid एसिड होता है, ठीक है, ग्रेट, चलो बढ़िया। एसिड जो होता है वो आपका सार इन टेस्ट होता है, कोरोसिव होता है। बेस जो होता है वो आपका बिटर इन टेस्ट होता है और वो भी कोरोसिव होता है, ठीक है ना। मैम, हाँ बोलो। मैम कॉफी भी एसिड से बनता है। कॉफी की, कॉफी पीने वाला कॉफी, पीने वाला कॉफी एसिड, कॉफी एसिड से बनता है, कॉफी बीन से बनता है, हम नहीं समझेगा। अब मेरे को नहीं पता मैम, हम पूछ रहे कॉफी एसिड का बना होता है। कॉफी कॉफी बनता नहीं है, कॉफी एसिडिक इन नेचर होता है, ये लॉजिक है। अच्छा, कॉफी स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। उसका जो पीएच है वो अराउंड टू अराउंड आई थिंक आपका बीच में ही आता है, मतलब 4 to 5 के बीच में आता है, स्लाइटली एसिडिक होता है कॉफी, ठीक है, उसका नेचर स्लाइटली एसिडिक होता है कॉफी का, ठीक है। चलिए गो, ओके, ऑलराइट। तो आपका एसिड जो होता है वो सार इन टेस्ट होता है, बेस जो होता है बिटर इन टेस्ट होता है। सिंपल सा बात है, एसिड नींबू, नींबू खाए हो सब कोई, है कि नहीं, या अभी भी खा के टेस्ट करके देख सकते हो अगर तुम लोगों को डाउट लगे तो। आनंद नींबू नहीं खाया है, आनंद तुम अभी खाओ तो पहले अपना वीडियो ऑन करो, नींबू खाओ कहा तुम। नो Excuse me, एनपी क्या होता है, हाँ मैम, जी बोलो। एनपी मतलब नो प्रॉब्लम। मैम ओ ये सब कोई अरे स्पेसिफिक यार, रीजन है क्या कि एसिड क्यों खट्टा है या बेसिस क्यों कड़वा है? नहीं, वो उसका उसके बेस पे आ जाता है, मतलब उसका जो रिएक्शन है, उसका जो केमिकल नेचर है ना वो शो हो जाता है, वैसा ये बोल सकते हैं, ठीक है। कि मतलब वो जिस केमिकल से बना है, वो जिस तरीके से बना है, उसके वजह से उसका जो टेस्ट है ना वो एक सार टेस्ट हो जाता है, दैट्स इट। ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन है, देखो कोई भी केमिकल का कलर, कोई भी केमिकल का टेस्ट या ओडर, वो सब उसका नेचर पे आता है, ठीक है, जो बना और वैसा उसको आपको दिख गया, सिंपल सा बात है,
ठीक है, वही सेम चीज आपका बेस में भी होगा कि बेस बिटर, उसका लॉजिक इसी चीज पे चलता है क्योंकि उसका टेस्ट जो है वो उस बेस पे चला कि मतलब हाँ भाई बेस बना कैसा, बेस क्या होता है। ठीक है, जैसे बहुत जगह पे तुम सुनोगे कि टीचर लोग को हम बोलते हुए सुने कि एसिड सार इसलिए होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा रिलीज होता है। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन आयन होता है ना, ये चीज हम सुने और ये चीज हम एक्चुअल में थोड़ा सा रिसर्च भी किए थे, तो कहीं कहीं हम ये चीज प्रूवन देखे भी है कि आपका बहुत सारा ऐसा आयंस होता है। ठीक है, तो जो आयंस है वो आपका एक स्पेसिफिक टेस्ट रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है। तो यहाँ जो हाइड्रोजन आयन है ना, हाइड्रोजन आयन का एक बिहेवियर होता है कि वो टेस्ट बर्ड को एक्टिवेट कर देगा। कौन सा टेस्ट बर्ड? सार टेस्ट बर्ड। इसलिए एसिड हमें खट्टा लगता है क्योंकि तो कॉफी एसिड क्यों में कड़वा आपका लगता है? हाइड्रोजन आयन होता है। ठीक है, कॉफी आपका कड़वा इसलिए लगता है क्योंकि वो स्लाइटली एसिडिक है। अब जैसे तुम मान लो सिट्रिक एसिड ले लो, सिट्रिक एसिड ले लो, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। सिट्रिक एसिड और कॉफी दोनों के बीच में आपका अंतर है। ठीक है, सिट्रिक एसिड और कॉफी का पीएच हल्का भी तुम्हारा अगर हाइड्रोजन आयन का कमी हुआ ना, वो बिटर टेस्ट में जाने लगता है। दैट मीन्स वहां हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ने लगता है। तुम जैसे जैसे एसिड को बेस की तरफ लेके जाओगे वहां हाइड्रोजन कम और हाइड्रोक्साइड ज्यादा होने लगता है। ठीक है, वो चीज है। तो वहां पे तुम्हारा मेनली इस लॉजिक पे आ जाता है कि तुम्हारा कितना हाइड्रोजन आयन है या कितना आपका ये है, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन है। हाइड्रोजन कितना है और हाइड्रोक्साइड कितना है, इस लॉजिक पे। ठीक है, इसीलिए तुम जैसे नॉर्मल कॉफी खाओगे ना तो तुमको उतना बिटर नहीं लगेगा जितना तुम ब्लैक कॉफी पियोगे तो लगेगा। तुम नॉर्मल कॉफी कभी टेस्ट करो, मतलब ऐसी मुंह में जैसे पाउडर खाते हो ना, वैसे नॉर्मल कॉफी को तुम थोड़ा सा पिंच में टेस्ट करो, तुमको उतना बिटर नहीं लगेगा जितना पानी में लगता है, क्योंकि पानी जो है उसका बिटरनेस को खींच लेता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोक्साइड आयन कंपैरिजन टू बाकी सब एसिड ज्यादा होता है, तो उसमें तुम्हारा हल्का बिटर टेस्ट आ जाता है। ठीक है, वो चीज। हाँ, तो आपका एसिड और बेसिस का ये तो हो गया टेस्ट के लॉजिक पे कि आपका एसिड और बेस का ये कैसे होता है। तो एसिड वर्ड जो है वो आपका लैटिन वर्ड से लिया गया है, दैट इज कॉल्ड एसिडस, जिसका मतलब ही है सार इन टेस्ट। ठीक है, तो एसिड आपका सार होता है टेस्ट में और चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करने में कैपेबल होता है। ठीक है, ये जो है ये इसका नेचर के बेस पर डेफिनेशन है, ये जो है ये इसका नेचर के बेस में डेफिनेशन क्रिएट हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, लेकिन वहीं पे जब हम अगर बात करते हैं तुम्हारा आयंस, ठीक है, ये हो गया बेस। बेस आर बिटर टेस्टिंग सब्सटेंस विच आर सोपी टू टच। आप उसको टच करोगे तो हल्का सोपी लगेगा, ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि भाई सोप जो है बहुत ज्यादा सोपी लगता है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जो होता है पता ही नहीं चलता, वैसा नहीं है। आप उसको टच करो, सोपी इन द सेंस कि थोड़ा सा हल्का चिपचिपा या तो हो जाएगा या तो हल्का वाटरी, वैसा लॉजिक पे चल जाएगा। ठीक है, वैसा टच में होता है सोपी। ठीक है, तो सोपी नेचर का होता है और बिटर टेस्ट होता है, और उसके पास एबिलिटी होता है रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करने में। ठीक है, हाँ, अब आते हैं एरेनियस कॉन्सेप्ट, हम लोग उसमें पढ़ेंगे तो हम लोग करेंगे। हाँ, इसका आंसर तुम लोग बता सकते हो, इसका आंसर बताओ, ये तुम लोग पहले पढ़े हो तो बता सकते हो। Acid and The base. process of neutralization involve the reaction between acid and base. ठीक है, तो सबको एसिड और बेस का डेफिनेशन लिख लो जल्दी से कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। एसिड जो है वो साल्ट टेस्ट का होता है, ठीक है, वो आपका ब्लू को रेड लिटमस में चेंज कर देगा। बेस जो है वो बिटर टेस्ट का होता है, सोपी टच होता है, और वो रेड को ब्लू में चेंज कर देगा। ठीक है, इस तरीके से पहले तुम लोग डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन कंप्लीट करो, फिर हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सब कोई डेफिनेशन लिख लो, खुद से डिफाइन कीजिए, खुद से लिखने का कोशिश करो सबको।
एग्जाम्पल्स दे सकते हो एक दो तो अपने एंड से, ऐसे आगे तो हम लोग बहुत एग्जाम्पल पढ़ेंगे, लेकिन अपने एंड से एक दो एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। बेसिस में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपका बेस में आ जाता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डिटर्जेंट, वॉशिंग सोडा जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सीमेंट। ठीक है, ये सब भी पूछा जाता है, याद रखना। ये सब हम लोग आगे चल के, इसका निक नेम है सब। ठीक है, या पॉसिबल है तो अभी लिख लो, अगर यहीं पे एग्जांपल में ही लिख लो कि सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा भी बोला जाता है। ठीक है, सोडियम, ऐसे आगे चल के तो हम लोग ये करेंगे, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, डिटर्जेंट और वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट का निक नेम है वॉशिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट का निक नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट का निक नेम है बेकिंग सोडा। तुमको पता है ये सब ऐसा क्वेश्चन है ना कि तुम लोग कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम पे देने जाओगे ना, उसमें पूछ देता है। ये सब जनरल साइंस वाला क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट को क्या बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोला जाता है, कौन सा ऐसा बेस है जो एसिडिटी को ट्रीट करने में हेल्प करता है, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कौन सा ऐसा बेस है जो आपका एसिडिटी को ट्रीट करने में हेल्प करता है, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ट्रीट एसिडिटी। ठीक है, तो ये सब आपका जनरल साइंस वाला क्वेश्चन हो गया, जो तुम लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दो, गवर्नमेंट एग्जाम में दो, आगे चल के कुछ भी दो, तुम लोग का इस तरीके से एक दो क्वेश्चन पूछ ही देता है। ठीक है, सबका लिखना हो गया कंप्लीट? यस मैम। यस मैम। अमन, क्लियर हुआ तुमको एसिड और बेस? अमन, एसिड और बेस क्लियर है? यस मैम। ठीक है, बाकी सब? लवी, महवीश? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, चलिए। यस मैम, क्लियर। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज आपका जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। सब पे टॉपिक लिखो, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, देखो अभी हम जितना भी लिखवा रहे हैं ना, ये सब चीज आपका एक जनरल वे है, इस पे उतना डिटेल में बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आता है, याद। ठीक है, ये जनरल वे है, दैट्स इट। ठीक है, मतलब ये समझने का तरीका है, ऐसा नहीं है आता ही नहीं है, आ सकता है, लेकिन उतना भी ज्यादा डेप्थ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये सब आपका समझने का एसिड और बेस का एनसीईआरटी के थ्रू एक जनरल वे है। ठीक है, जैसे अगर एनसीईआरटी में तुम लोग ध्यान दोगे तो एनसीईआरटी में आप लोग का क्लियर है कि मेन तुम लोग का जो इंडिकेटर है, जो तुम लोग को बताया गया है, वो रेड से ब्लू हो गया, ब्लू से रेड हो गया, इसी लॉजिक में बताया गया। ठीक है, ये बताया गया कि लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस जो है वो नेचुरल इंडिकेटर होता है। टर्मरिक जो है वो अनदर सच इंडिकेटर है, टर्मरिक जो है वो ऐसा ही एक और इंडिकेटर में से एक है। ठीक है, या फिर तुम ये ले लो हिबिस्कस फ्लावर, ये भी एक इंडिकेटर के ही जैसा काम करता है। ठीक है ना, ये सब नेचुरल इंडिकेटर है, लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, हिबिस्कस फ्लावर हो गया, पर्पल कैबेज हो गया, ये सब नेचुरल इंडिकेटर है। अगर हम केमिकल इंडिकेटर का बात करें तो कोई एग्जांपल बताओ केमिकल इंडिकेटर का, केमिकल इंडिकेटर का एग्जांपल बताइए। मैम फिनॉल, केमिकल मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज हो गया, बढ़िया।
ठीक है ना, फेनैप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सब हो गया आपका किसका, दैट इज केमिकल इंडिकेटर का। ठीक है ना, तो ये सब आपका इंडिकेटर्स में आ जाते हैं। ठीक है, और इंडिकेटर्स आप लोग 7th स्टैंडर्ड में पढ़े हो। ठीक है ना, तो मिथाइल ऑरेंज हो गया, फेनैप्थलीन हो गया, जो आपका एसिड और बेस में आपका एज अ वे में काम करता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे जितना भी इंडिकेटर्स है एसिड और बेसिस का, वो सब इंडिकेटर्स में यहाँ पे अगर ध्यान दो तो तुम्हारा कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे आपका कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, तो एक्सपेरिमेंट्स को एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट्स आपका दिया हुआ है ना, ये वाला हो गया एक्टिविटी, इसको थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, इसमें तुम्हारा अलग अलग सॉल्यूशंस है, अलग अलग इंडिकेटर्स है, उसके तरीके से आपका बनाया हुआ है। और इसमें आपका चॉप्ड ऑनियन इन अ प्लास्टिक बैग अलोंग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ। ठीक है, आप ओवरनाइट उसको छोड़ दो, उसके बाद वो क्लॉथ को आप एसिड या बेस के लिए टेस्ट करो ओडर से, दैट इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। एक तो हो गया कलर वाला, एक तो हो गया हम लोग रेड, ब्लू, ग्रीन, वो सब कलर खेल रहे हैं। ठीक है, कलर विच कलर डू यू चूज, वो हम लोग अलग खेल रहे हैं। ठीक है, तो वो हो गया आपका मेनली कलर के बेस पे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटोग्राफिक इंडिकेटर। कहीं भी अगर कलर आता है ना, तो वहां पे आ जाएगा आपका क्रोमोजेनिक और क्रोमैटोग्राफिक इंडिकेटर। ठीक है, कहीं भी अगर आपका कलर है तो वो हो जाता है आपका क्रोमोजेनिक और क्रोमैटोग्राफिक इंडिकेटर। क्रोमैटोग्राफिक इंडिकेटर, ठीक है, ये कलर के थ्रू हम पहचानते हैं एसिड है या बेस। दूसरा जो आता है वो आता है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। दूसरा जो है वो आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, स्मेल। ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल, स्मेल के थ्रू आप पता करो कि वो कैसा होगा। इस पे भी तुम लोग का क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर से भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो तुम लोग अगर ध्यान दो तो एसिड और बेस में तुम्हारा यहीं पे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ही आ गया। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज पॉइंट्स है जो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है कि उससे आपका 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में। सबसे पहला प्रॉपर्टी एसिड का उसका टेस्ट और लिटमस पेपर चेकिंग होता है पहला। ठीक है ना, सारिन टेस्ट होगा और ब्लू को रेड लिटमस में चेंज कर देगा, फर्स्ट। सेकंड होता है आपका एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है वाटर में। अगर हम एसिड को वाटर के साथ मिक्स करेंगे ना, सॉरी H2O, अगर हम एसिड को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो मुझे वहां पे हाइड्रोजन आयन का अमाउंट ज्यादा मिलेगा। तो हमें ये प्रॉपर्टी पता चलेगा एसिड का कि अच्छा एसिड जो है वो हाइड्रोजन को रिलीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट, एसिड इज कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव मतलब डिस्ट्रॉइंग इन नेचर। ठीक है, वो किसी भी चीज को डैमेज करने में कैपेबल है। ठीक है, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रॉइंग और ईटिंग अवे सॉलिड। तुम्हारे स्किन पे गिरेगा, जल जाएगा। ठीक है, वैसा। देयर पीएच इज लेस देन 7। एसिड का जो पीएच होता है वो लेस देन 7 होता है। एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। अगर आप सॉल्यूशन बनाओगे, वाटर के साथ एसिड को डालो, घोलो, उसका सॉल्यूशन बनाओगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करेगा। सिंपल बात। ठीक है, व्हेन रिएक्टेड विथ मेटल दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। एसिड जब आपका मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। सिंपल बात। एसिड जब आपका मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो ये तो हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारा रिएक्शन विथ मेटल में, आराम से हम लोग अच्छा से डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी जितना भी है, बाकी सब इसका प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखना है। पहला, सारिन टेस्ट होता है, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करता है। सेकेंड, हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करता है वाटर में। थर्ड, कोरोसिव इन नेचर होता है। फोर्थ, पीएच वैल्यू लेस देन 7 होता है। और फिफ्थ, एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है सॉल्यूशन में।
मैंने सॉल्यूशन में स्टार मार्क क्यों डाला, क्योंकि अगर आप एग्जाम में लिखोगे बोर्ड में और अगर आप सॉल्यूशन हटा दिए तो मार्क्स नहीं मिलेगा, सिंपल बात। ठीक है, तो तुम लोग को सॉल्यूशन लिखना जरूरी है, याद रखना। ठीक है, आप लोग सॉल्यूशन लिखोगे, लिखना जरूरी है। सिर्फ अगर आप ये लिखोगे ना कि एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, गलत हो जाएगा आंसर, 0 मिलेगा आपको। ठीक है, तो सॉल्यूशन आप लोग को लिखना जरूरी है। ठीक है, चलिए सबको ये वाला जल्दी जल्दी लिख लो, फटाफट लिख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, हो गया मैम। जो फिगर है हो गया क्या आनंद? मैम, ये जो फिगर है वो ये वाला फिगर, ये फिगर तो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइसिस वाला है, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला है। ये हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल्स में, टेंशन मत लो, ये पढ़ना है, इसलिए अभी हम ये फिगर नहीं है किया। ये इलेक्ट्रोलाइसिस है जो तुम लोग 8 में पढ़े हो, ठीक है ना, और कुछ नहीं है ये। ठीक है, आगे चल के हम लोग इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में। पहला, बेस जो होता है वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज नहीं करता, वो करता है हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज। बेस जो है वो हाइड्रोजन ना रिलीज करके हाइड्रोक्साइड रिलीज करता है जब वाटर में डिसॉल्व होता है। ठीक है, बेस का पीएच जो होता है वो हमेशा 7 से ज्यादा होता है, ग्रेटर देन 7। बेस भी आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है इन सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी सॉल्यूशन में आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। सम बेसिस, सब बेस नहीं, या सब बेसिस का बात नहीं हो रहा है। सम बेसिस react with metal to release hydrogen gas. Some bases, कुछ बेसिस जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम यहाँ पे आए, यहाँ पे कहीं भी सम नहीं लिखा हुआ है, मतलब मेटल में अगर हम एसिड को रिएक्ट कराएं तो ऑलमोस्ट सब एसिड आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज करवाएगा, लेकिन बेस में ऐसा नहीं होता है। हम जिसमें जिसमें स्टार मार्क कर रहे हैं, कॉपी में जब वो पॉइंट लिख रहे हो तो उसको अंडरलाइन कर लो, क्योंकि ये सब पॉइंट छोटा छोटा ऐसा पॉइंट है जो बच्चा लोग नेग्लेक्ट करता है। और जब इसी पॉइंट पे आपका क्वेश्चन आता है ना, वो आपका 1 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन हो या असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन हो, तो असर्शन रीजन में ये सब क्वेश्चन आपका मायने दे जाता है। असर्शन रीजन में सम हटा देगा, बस बेसिस रिएक्ट विद मेटल टू रिलीज हाइड्रोजन गैस, ये असर्शन में दे देगा, रीजन में कुछ और लिख देगा, तो आपका असर्शन गलत है। सम होना चाहिए वहां पे, क्योंकि सब बेस नहीं करता है ना, सम बेसिस करता है। और एक चीज याद रखना कि ये तुम लोग का, ये मानो कि भाई गुड लक है, अच्छा बात है कि खराब बात है, आई डोंट नो, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि तुम लोग का साइट तुम लोग के टाइम से स्टार्ट हुआ है। 10th का बोर्ड अब से थोड़ा सा कंसेप्चुअल में ज्यादा डेप्थ में जाएगा। अब से तुम लोग का वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि एकदम सिंपल 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 दे दिए, नहीं, एप्लीकेशन वाला क्वेश्चंस या ऐसा क्वेश्चन जो तुम लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला होता है कि छोटा छोटा पॉइंट्स पे ध्यान दो, वैसा क्वेश्चन अब ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा? सिंपल सा बात है भाई, कि आप 10th का बोर्ड इतना इजीली दे के जा रहे हो और फिर आप बोल रहे हो कि हम नीट और जेई में नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों? द रीजन इज कि आपको उस तरीके का क्वेश्चन बनाने का आदत नहीं है। ठीक है, नीट या जेई, जैसे हम नीट के बच्चे को पढ़ाते हैं तो नीट के स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं से भी उठा देता है, कोई भी पॉइंट उठा देता है। जैसे ये जो हम सम बोले ना, ऐसा तुम्हारा अगर बायोलॉजी में होगा कि सम ऑफ द आर्थ्रोपोड्स हैव विंग्स, तो उसमें तुम्हारा सम जो है वो अगर हटा दिया तो हटा के तुम्हारा क्वेश्चन दे देगा नीट में, वैसा होता है। तो अब तुम लोग का 10th में और 12th में थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस बढ़ा रहा है, तो याद रखिएगा कि स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स पे ध्यान देना आप लोग। ठीक है, तुम लोग कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो तुम लोग बस इतना ध्यान दो कि कहाँ और लिखा है, कहाँ सम लिखा है, कहाँ पे ऑल लिखा है कि ऑल,
ठीक है ना। इस लॉजिक पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बार से, ठीक है। चलो इसको जल्दी जल्दी सबको लिख लो, चारों को। मैम नोटेड। डन मैम। सबका हो गया? यस मैम। यस मैम। मारिया वो अभी से चेंज क्यों हो रहा है वो हमको भी नहीं पता क्योंकि मैंने ये चीज देखा कि 8 और 9 का जो सिलेबस ये लोग चेंज किया है ना, उसमें ऑलमोस्ट सब चैप्टर हटा दिया है। उसमें ऐसा ऐसा चैप्टर ले आया ना जो तुम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़े। 8th स्टैंडर्ड में लिटरली 4 ऐसा चैप्टर है जो तुम लोग 9 में पढ़े हो, ठीक है। और वो बच्चा भी 8 में पढ़ेगा, सीबीएसई वाला, ठीक है। 9th स्टैंडर्ड में एक पूरा चैप्टर है ऐसा जो 10th का ही है, पूरी 10th का वो चैप्टर है, और उसको उठा के 9th में डाल दिया इस बार, ठीक है। ऐसा है, तो चेंजेस इस बार बहुत अच्छा खासा हुआ है। 11th में भी इस बार चेंज हुआ है सिलेबस। 9, 11 और 8, 6 और 7 ये सब में तुम्हारा चेंजेस हुआ है अच्छा खासा, ठीक है। वैसा चलो इसका आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? लाइम जूस। लाइम जूस। मैम लाइम जूस। करेक्ट। इसमें कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। सिट्रिक। सॉरी मैम, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड इसमें होता है आपका, सिट्रिक एसिड, मैम ठीक है। तो ये लाइम वाटर में क्या होता है? लाइम वाटर मतलब नींबू का पानी, नींबू पानी नहीं, सॉरी, चूना का पानी, चूना वाला पानी। Yes, हम ma'am. कंफ्यूज हो रहे हैं। लाइम वाटर इज चूना वाला पानी, ठीक है। जो तुम्हारे इधर कैल्शियम हाइड्रो मतलब कि तुम्हारा वो जो चूना होता है ना, चूना का कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम बोल, सॉरी, केमिकल नेम क्या है चूना का? बताओ, कौन बताएगा? मैम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाता है दैट इज, नहीं मैम कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है चूना का प्रॉपर। ओके मैम। कैल्शियम चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो चूना का होता है, हाँ सही है, ठीक है। कैल्शियम मैम ब्लड ऑक्साइड में सब कुछ बेसिक ही होता है। नहीं, ब्लड में बेसिक नहीं होता है, लेकिन उसको बेसिक बनाए रखने का काम है हमारा बॉडी का, क्योंकि वो बेसिक नहीं होगा तो हमारे बॉडी ब्लड में बहुत सारा ऐसा एंजाइम्स है जो काम नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं हमारा ब्लड एसिडिक होता नहीं है, होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। लेकिन उसको वापस से बेसिक नेचर में लाया जाता है, ठीक है। वैसा है, हमारा ब्लड भी एसिडिक होता है एक टाइम पे, हमेशा होता है, लेकिन उसको वापस से एसिडिक लाया जाता है। तो इसका आंसर बताओ। द प्रॉपर्टी विच इज कॉमन बिटवीन विनेगर एंड कर्ड? Have sour taste. ऑप्शन डी। Sour. मैम हैव सावर टेस्ट। सार टेस्ट, ठीक है। इसका select from the following the statement which is true for bases. C. ठीक है। Basis. bases are bitter and turn blue litmus red, गलत। ये रेड को ब्लू No, में ma'am. चेंज G, कर, ma'am. ठीक है। Based on pink bases when the are drop of pH oxygen less is than extended. 7, No मैम, more than 7. bases are sour and changes red litmus to blue, No मैम। Ma'am, not sour. गलत। bitter No होता है, मैम, गलत है। ठीक है। D. bases turn pink when a drop of phenolphthalein is added to them. अब देखो Yes, सिंपल ma'am. बात, अब जिसको फेनोक्सिलिन याद भी नहीं होगा, अगर जिसको याद नहीं आया कि भाई फेनोक्सिलिन में क्या था याद नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तुमको तो ये पता है ना कि पहला 3 गलत है, सिंपल बात। Yes, Yes ma'am. मैम। तो आंसर डी होगा, ठीक है। वो लॉजिक है, जरूर नहीं सब याद कर। चलो इसका बताओ। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस? बेस नहीं है, इसमें से कौन सा बेस नहीं है? ध्यान से देखो, पता चलेगा। A. बेस नहीं है, बेस है कुछ थोड़ी है, बेस नहीं है। मैम ऑप्शन सी।
ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है। NH3 या NH4 क्या होता है? मैम अमोनिया। अमोनिया या अमोनियम। तो अमोनिया जो है वो आपका हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में है, तो भाई बेस तो होगा ना। बचा क्या? यस मैम। ये, ठीक है, ये है आपका अल्कोहल। अल्कोहल इन द सेंस इथेनॉल। ये भी तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है, जब तुम लोग कार्बन आयंस कंपाउंड पढ़ोगे ना, ये पढ़ोगे। तो ये है इथेनॉल। अब इसमें भी तुम लोग अगर इथेनॉल का दिमाग में नहीं है तो बाकी तीन तो बेस है आपका, सॉरी बाकी तीन तो आपका बेस है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है। तो आपका बचा क्या? बस लास्ट वाला, ठीक है। तो ये सब में आप लोग नेग्लेक्ट कर करके हटा सकते, आप आंसर निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। इसमें आपको उतना ये लोड लेने का जरूरत नहीं कि अरे ये क्या होता है वो क्या होता है, वैसा करने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप इसमें इजिली आंसर पिकअप कर सकते हो। चलिए इसका आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड? इसका आंसर अमन बताएगा। अमन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एसिड? ट्रू पूछ रहा है। मैम सी होगा। सी होगा। सार एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। सही है। सार टेस्ट होता है और वो ब्लू को Yes, ma'am. रेड में। यस मैम। ठीक है, ये बताओ। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनामेल, इट्स नेचर इज एसिडिक, बेस, न्यूट्रल। मैम बेसिक। मैम एसिडिक। बेसिक। मैम बेसिक। कितना लोग एसिडिक बोल रहा है? हैंड रेज करो। कितना लोग एसिडिक बोल रहे हैं? हैंड रेज कीजिए तो। 3 लोग एसिडिक बोल रहे हैं। कितना लोग बेसिक बोल रहा है? चार लोग बेसिक बोल रहे हैं। 7 लोग टोटल हैंड रेज के। बाकी कहाँ? बाकी बोला मैम जो सही होगा मैं उसकी तरफ हूँ। हाँ, अच्छा बाकी न्यूट्रल में। न्यूट्रल कितना लोग बोल रहा है ये बताओ? एक। अमन न्यूट्रल बोल रहा है, ठीक, चलो ओके। कैल्शियम फॉस्फेट हमारे दांत में प्रेजेंट होता है। अब तुम इमेजिन करके देखो, अगर हमारे टीथ में एसिडिक नेचर होता, कैल्शियम फॉस्फेट का अगर एसिडिक नेचर होता ना, तो वो हमारे स्किन, हमारे एनिमल को डैमेज करता। हमारे बॉडी में एसिड नेचर का बहुत कम चीज पाया जाता है, लेकिन अगर वो जहां भी पाया जाता है वहां पे वो एसिडिक नेचर से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा बॉडी वहां पे कोई ना कोई काम करता जरूर है। कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो बेसिक नेचर का होता है। इट इज नॉट एसिडिक, इट इज नॉट न्यूट्रल। न्यूट्रल भी नहीं हो सकता। हमारे बॉडी में न्यूट्रल चीज भी जल्दी काम नहीं करेगा, ठीक है। पानी को छोड़ के हमारे बॉडी में जो पानी भी होता है ना, वाटर कंटेंट, वो भी हल्का बेसिक नेचर में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतना ज्यादा फ्लूइड प्रेजेंट है, सब कुछ मिक्स है, तो वो भी हल्का बेसिक में ही चला जाता है, ठीक है ना। तो हमारे बॉडी में बेसिक नेचर ज्यादा कॉमन है कंपैरिजन टू एसिडिक नेचर। तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो आपका बेसिक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एसिड का? A. Turn blue litmus red. टर्न ब्लू लिटमस टू मैम ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है ना, सिंपल। What happens to pH of a solution when it changes from being strongly acid to strongly alkaline? pH क्या होता है? इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है? मैम इंक्रीज। pH आपका हमेशा इंक्रीज होगा। एसिड से बेस की तरफ जाओगे, आपका pH जो होता है वो 1 से लेके 14 तक लॉजिक चलता है,
तुम जितना 14 के तरफ जाओगे आपका ये बेस होते जाएगा, जितना तुम 1 के तरफ जाओगे उतना ये एसिडिक नेचर का होते जाएगा। ठीक है, तो कम होगा तो एसिडिक नेचर, एल्कलाइन या बेस होगा। something is 7, then it is क्या? neutral. 7 इज Like न्यूट्रल, 1 दोनों के to बीच हो गया ना। जैसे मान लो कोई Yes, सॉल्यूशन है, वो आपका एसिड से बेस की तरफ जा रहा है, बीच में आपका 7 नंबर आ गया, यहाँ ना ही एसिड ना ही बेस, बीचों बीच का बात है, दैट इज न्यूट्रल। ठीक है, एट द मिडल, yes. वो लॉजिक है। चलिए अब हम लोग आते हैं थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस। ये जो टॉपिक है दैट इज थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, इसमें आपका, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? मैम इससे पहले वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया अभी जो आपने बताया। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा दिखा रही हूँ। ये वाला, ये नहीं समझ में आया। देखो मैंने यहाँ क्या बोला, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक एसिड है, ठीक है, उसका पीएच जो है वो है 2, ठीक है। अब ये एसिडिक सॉल्यूशन जो है, मेरे को इसको बेसिक में चेंज करना है। तो जब हम इसको एसिड को बेस में चेंज करेंगे तो मेरा जो पीएच है वो बढ़ेगा कि घटेगा, ये क्वेश्चन बोर्ड कि अगर हम एक एसिड को बेस में चेंज करेंगे तो आपका पीएच जो है वो बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा? बढ़ेगा मैम। बढ़ेगा, मतलब दैट आंसर विल बी इंक्रीजिंग, सिंपल बात, ठीक है ना। मैम एल्कलाइन क्या होता है? देखो जब हम लोग बेस और एल्कलाइन एंड बेसिक, ये दोनों में एक थिन लाइन का फर्क है, और ये फर्क ये है कि आपका बेस जो होता है, अगर हम किसी को बेस बोल रहे हैं तो बेस आपका बहुत वाइड कंसेप्ट हो जाता है किसी भी केमिकल का। जो आपका बिटर इन टेस्ट होता है, उसका पीएच आपका 7 से ज्यादा होता है, वो हाइड्रोक्साइड रिलीज करता है, ये सब वो पूरा प्रॉपर्टी है उसका। बेस के अंदर आपका एक केमिकल का कैटेगरी आता है जिसको बोलते हैं एल्कलाइन केमिकल। एल्कलाइन वो बेस होता है ना जो आपका वाटर सॉल्यूबल होता है, दैट्स इट। ऐसा कोई भी बेस जो वाटर में सॉल्यूबल है उसको एल्कलाइन बोला जाता है, ठीक है। ऐसा कोई भी बेस जो वाटर में सॉल्यूबल है उसको हम लोग एल्कलाई बोलते हैं, एल्कलाई और एल्कलाइन इन नेचर, ठीक है। इस केमिकल को हम लोग बोलते हैं एल्कलाई या एल्कली, ठीक है। उस लॉजिक को समझ में आया आनंद? यस मैम। ठीक है, तो हम लोग इस लॉजिक पे ये बोल सकते हैं कि आपका सब एल्कलाई जो होता है वो बेस होता है, लेकिन सब बेस आपका एल्कलाई नहीं होता, क्योंकि सब बेस आपका वाटर सॉल्यूबल नहीं होता। कुछ बेस जो वाटर सॉल्यूबल है उसको हम लोग एल्कलाई का दर्जा देती है, एल्कलाई बोलती है, ठीक है। Ma'am, some acids can also be soluble in water. Yes, acid is soluble in water. Most of the time acid is insoluble in water. एसिड आपका सॉल्यूबल होता ही है, वो इसका बहुत कॉमन नेचर है। Ma'am, the word given to them is सॉरी, the वर्ड, particular अच्छा, word. एक्वस एसिड। एक्वस एसिड, ऐसा एसिड जो वाटर में सॉल्यूबल होता है उसको बोला जाता है एक्वस एसिड, Okay. ठीक है। चलो, ऑलराइट। अब एल्कलाई, एसिड, बेस, ये सब वाला लॉजिक हो गया, ठीक है। अब देखो, अब ये थ्योरी जो है, ये थ्योरी हम अभी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। ये थ्योरी हम पढ़ाएंगे लास्ट में, थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस। जितना भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो आपके बोर्ड्स में नहीं आता है, जो बोर्ड्स में उतना नहीं पूछा जाता है, वो हम लोग लास्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है। जितना भी आपका थ्योरीज है ये सब,
हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से। ये तो टेस्ट वाला हो गया। हाँ, इंडिकेटर्स। सब कोई टॉपिक लिखो, एसिड बेस इंडिकेटर्स, यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर। तुमको पता है जब हम स्कूल में थे तो उस टाइम जब हम एसिड बेस एंड सॉल्ट पहली बार पढ़े थे, मतलब अराउंड हम लोग 6th स्टैंडर्ड में पढ़े थे एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, उस वक्त जब ये टेस्ट का लॉजिक आया था ना कि एसिड को टेस्ट करेंगे तो 7 टेस्ट होता है, ऐसा वैसा, तो मेरे दिमाग में लिटरली ये चीज आया था कि एसिड को कौन टेस्ट किया होगा। मतलब क्योंकि देखो, जब भी हम लोग एसिड बोलते हैं तो हम लोग के दिमाग में सिट्रिक एसिड नहीं आता है, हम लोग के दिमाग में क्या आता है, HCl, H2SO4, HNO3, ये सब एसिड आता है हमारे दिमाग में। मेरे दिमाग में तो वही आता है। ठीक है, क्योंकि हम बेवकूफ थे स्कूल में, बहुत बड़े बेवकूफ थे। ठीक है, तो मेरे दिमाग में लिटरली आता था कि यार HCl को कौन पिएगा, मतलब कौन ऐसा आदमी है जो पी करके टेस्ट बता के बेचारा मर गया होगा। ठीक है, लिटरली मेरा इमेजिनेशन इस लेवल पे था उस वक्त, इसलिए हम ये वाला कहानी बनाए थे कि डू यू थिंक इट इज सेफ टू टेस्ट एंड आइडेंटिफाई एवरी सब्सटेंस इन अ केमिकल लैबोरेटरी। और हम इसी पांडा के लॉजिक पे चलते थे कि अच्छा वह बता दिया, मैं कल कोशिश करने वाला था। हम इसी लॉजिक पे चलते थे कि यार HCl को कैसे कोई टेस्ट करके बता सकता है कि उसका खट्टा है कि कैसा टेस्ट है। ठीक है, धीरे धीरे करके फिर दिमाग में जब चिपका कि हाँ भाई एसिड मतलब ये नहीं होता, एसिड मतलब सिट्रिक एसिड भी होता है, विनेगर भी होता है, तो उसको बताइए, तो उस लॉजिक पे है कि अच्छा हाँ ऐसा भी तो होता है। ठीक है, ये भी है सेम। मैम मैंने भी सोचा था कि मैंने जलता है, हाँ बताओ, सेम सेम यही मेरा भी हाल था। ठीक है, हम तो सोचे थे कि भाई बंदा टेस्ट करके लिख करके और बेचारा मर गया होगा उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा होना चाहिए कि यार ये बंदा एसिड को टेस्ट करके हो रहा है, मतलब वो बेचारा कितना सारा उस चीज को ये लेके चला गया। ओ माय गॉड, इतना बड़ा चीज को आपने क्लियर कर दिया। Whenever I will be able to go to lab, I will slowly tell them, no, Yashneel, don't taste it. You don't have to taste it. but टेस्ट करना। तुमको कितना HCl अपने पेट में चाहिए, पहले से तो तुम्हारे पेट में HCl है ही, कितना HCl चाहिए तुमको पेट में, और बहुत काम कर रहा है वो, काफी है वो HCl, वो लॉजिक है। ठीक है, वो नहीं सुने हो? अरे इसमें हम एक और लॉजिक जोड़े थे, पता है कि जब मतलब जैसे जब हम धीरे धीरे एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ने लगे, ठीक है ना, अपने सिलेबस में वैसा वैसा, तो मेरा दिमाग में है ना कि यार HCl जो होता है ना वो खट्टा होता होगा। क्यों खट्टा होता होगा? क्योंकि जब भी हम लोग बर्फ करते हैं ना, जैसे मान लो कि हम लोग बहुत टाइम से खाए नहीं है वैसा नहीं, तो हम लोग बर्फ किए तो हमें हम लोग को एकदम खट्टा खट्टा सोर टेस्ट आता है। तो ना एक बार क्या हुआ ना कि हम ऐसे बैठे हुए थे और हम ऐसे करके ना बर्फ किए, तो हम बोले यार एसिड खट्टा होगा, मेरे को बर्पिंग भी खट्टा टेस्ट आ रहा है, पक्का एसिड खट्टा होगा। हम इस लॉजिक पे एसिड को खट्टा याद किए कि हाँ एसिड खट्टा। अब कोई भी मेरे से दोस्त पूछता था ना कि यार एसिड का टेस्ट और ये सब हमको थोड़ा बता दे, हम भूल जाते हैं, तो बोला अरे कोई टेंशन नहीं है, बर्फ कर, खट्टा खट्टा टेस्ट आएगा, तेरा मस्त हो जाएगा ना, वैसा लॉजिक है। हम वो लॉजिक पे चलते थे कि सब बोलते हैं, जैसे मेरी मम्मी बोलती थी कि देखो ना बहुत टाइम से खाए नहीं, हमको बहुत खट्टा खट्टा बर्पिंग आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेरा इस दिमाग में है कि यार हमारे स्टमक में तो HCl है, तो पक्का इसी का टेस्ट होगा ये वो लॉजिक पे। मैम जब ऑलरेडी HCl है पेट में तो थोड़ा और पीने से क्या ही हो जाएगा। हाँ सही बात है, पेट में है आपका, ओएसोफेगस और माउथ में नहीं है स्टमक में। आपको क्यों ओएसोफेगस को ये करवाना है कि यार चलो तुम भी थोड़ा HCl ले ही लो, बेचारों क्यों ऐसे टॉर्चर करना है बताओ। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। ठीक है ना, अब इसमें तुम लोग का क्वेश्चन ज्यादातर तुम लोग का सेक्शन C, सेक्शन D या सेक्शन E में आता है, और उसमें आएगा कैसे, सिंपल, तुम लोग को एक केस स्टडी दे देगा कि एक बच्चा है
उसका नाम दे देगा। उसने एक केमिकल, 2 फ्लास्क लिया, दोनों में अलग अलग केमिकल था, तो एक केमिकल में उसने टर्मरिक डाला और एक में उसने मिथाइल ऑरेंज डाला और कलर ये बन गया। अब मुझे बताओ कि इसमें से दोनों एसिड है या दोनों बेस है, कि एक एसिड एक बेस है, कौन सा एसिड कौन सा बेस है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो सिंपल है, याद रख लो। ठीक है ना। इंडिकेटर होता क्या है? जब हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर का बात करते हैं तो व्हाट इज इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होता है? ठीक है, तो सबको लिख लो अपने कॉपी में। इंडिकेटर इज अ हाँ बोलो यशनी, बोलो बोलो। Substance which help us identify acid, base and neutral substances. करेक्ट, सिंपल। ठीक है ना। इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और अ बेस विदाउट टचिंग और टेस्टिंग इट। बिना टच किए या बिना टेस्ट किए, ये जो सेंटेंस है, ये जो लाइन है, ये लाइन आप लोग अपने दिमाग में थोड़ा सा चिपकाइएगा। ठीक है ना। विदाउट टचिंग और टेस्टिंग इट। इंडिकेटर ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमें ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है आपका एसिड है कि बेस, बिना उसको छुए या बिना उसको टेस्ट किए। सिंपल। ठीक है। Indicators can help us to determine acidic or basic substance on the basis of change of color and change of odor. या तो कलर या तो ऑर्डर चेंज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ठीक है, वो सब्सटेंस आपका एसिड है या बेस है। सबको इसको लिख लो, फटाफट लिख लीजिए। Done, ma'am. सबका हो गया? No, ma'am. लिख लो। Done, ma'am. ओके ओके, मैं बता रही हूँ। ठीक है, देखो जितना भी हम लोग का ये है ना, दैट इज आपका इंडिकेटर्स, ये इंडिकेटर्स आपका बहुत पुराने से चला आ रहा है। मतलब ये इंडिकेटर्स जो है ना, एक ऐसा मतलब कि एक टेक्निक हो गया जो आपका ये चीज इजीली बता दे रहा था कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस। पुराने के टाइम पे जैसे कोई भी जब केमिकल यूज होता था ना, पुराना इन द सेंस बहुत पुराना, जब केमिस्ट्री आपका उतना ज्यादा डेवलप भी नहीं हुआ था, उस वक्त आपका जब कोई भी केमिकल को यूज किया जाता था कुछ भी काम करने के लिए, तो वो केमिकल आपका टेस्ट किया जाता था कि ये केमिकल में आपका ये नेचर है कि आपका एसिडिक नेचर है कि बेसिक नेचर है। वो टेस्टिंग आपका 3 तरीके से हुआ। पहले तो 2 था, फिर आपका तीसरा आया। पहला 2 आया आपका नेचुरल और ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी मींस स्मेल, ऑल्फैक्टरी मतलब ही होता है स्मेल। ठीक है, इसका ये थोड़ा सा वो हो गया, दैट इज आपका मिसप्रिंट हो गया। ऑल्फैक्टरी, फैक्ट्री का स्पेलिंग FACTORY, ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी मींस स्मेल, सुगंध। स्मेल से आप कैसे बता सकते हो, दैट इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है ना। तो पहले 2 तरीका चला, नेचुरल और ऑल्फैक्टरी। जैसे जैसे आपका केमिस्ट्री डेवलप होते गया वैसे वैसे आपका आ गया, तब आया सिंथेटिक। सिंथेटिक में 2 केमिकल, मिथाइल ऑरेंज और फेनेप्थलीन। ठीक है, अब बात आया कि भाई इंडिकेटर तो मैंने पहचान लिया कि नेचुरल है,
सिंथेटिक है, ऑल्फैक्टरी है। नेचुरल में हम लोग ने टर्मरिक का यूज किया, लिटमस का यूज किया, हिबिस्कस फ्लावर का यूज किया, ठीक है, पर्पल कैबेज का यूज किया, हम लोग ने अलग अलग चीज का यूज किया। ऑल्फैक्टरी में हम लोग ने अपने स्मेल की कैपेसिटी में देखा कि वो एसिड है कि बेस है। हम लोग अपने स्मेल की कैपेसिटी से पता लगाए कि वो एसिड है कि बेस है। सिंथेटिक में गए तो भाई सिंथेटिक आपका केमिकल ही था, वो भी एक तरीके का केमिकल था, सिंथेटिक भी, ठीक है ना। तो नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी। अब बात यहाँ ये आता है तो फिर पीएच स्केल क्यों बना? पीएच स्केल का लॉजिक क्यों आया? स्केल का लॉजिक, हाँ बोलो। I think to know the correct value of the acid and base. करेक्ट, सिंपल सा बात है। हम लोग जब भी कोई एसिड या बेस बनाते हैं, जैसे मान लो मैंने बोला कि भाई 10% एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बनाना है मुझे, तो ये जो 10% कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वाला लॉजिक है, इसमें जब तक मुझे एसिड का स्ट्रेंथ नहीं पता चलेगा तब तक मैं वो 10% वाला एसिड वाला लॉजिक नहीं लगा पाऊंगी। मुझे स्ट्रेंथ पता करना है एसिड का, तभी मैं आगे चल के कोई भी केमिकल रिएक्शन में ये बोल सकती हूँ कि अच्छा ये डाइल्यूट है। कितना डाइल्यूट है हम बता देंगे, लेकिन पहले मुझे एसिड का स्ट्रेंथ जानना है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग और वीक का लॉजिक कौन बताएगा मुझे? कोई मेजरमेंट ही बताएगा ना। और वो मेजरमेंट आपका कौन दिया? पीएच स्केल दिया कि आपका एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, एसिड कितना वीक है, बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, बेस कितना वीक है, ये बताया आपका पीएच स्केल में, जो आगे चल के बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में काम आया। इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि वो एसिड है या बेस। पीएच स्केल ये बताता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग या वीक बेस है। ये पीएच स्केल बताता है। समझ में आ गया सबको? क्लियर हुआ? Yes, ma'am. मैम मिथाइल ब्लू इज ऑल्सो अ सिंथेटिक इंडिकेटर। मिथाइल ब्लू, Ma'am, it is a medicine according to Google. मिथाइल ब्लू जो है वो इंडिकेटर के तौर पे हम कहीं काम करवाते हुए देखे नहीं है, ठीक है ना। मतलब हम कहीं पर भी हम देखे नहीं कि मिथाइलिन ब्लू आपका यूज किया गया एज अ इंडिकेटर। कहाँ पे लिखा? कहीं पे लिखा हुआ था क्या? कोई पेपर या कुछ पे? नहीं मैम टीचर ने एक्चुअली क्लास 7 में बताया था। मिथाइल ब्लू नहीं, मिथाइल ब्लू का मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा है। मिथाइल ऑरेंज तो कॉमन यूज होता है, मिथाइल ब्लू मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। वो चीज है, कहीं हम सर्च करते हैं, अगर कहीं पर भी होगा ना तो हम बता दें। They are saying redox indicator. वो तो रिडॉक्स रिएक्शन को शो करने के लिए होता है, वो अलग है। Yes, वो तो ma'am. केमिकल रिएक्शन हो गया। हाँ, ये हो गया तुम्हारा It is एसिड that बेस only. वाला, करेक्ट, वो एसिड बेस वाला ये हो गया। हाउ अनियन इज यूज्ड एज इंडिकेटर। देखो तुम लोग का ये केमिकल में यहाँ दिया हुआ है और ये तुम लोग का पूछा भी जाता है, इसलिए हम बोले कि एक्टिविटी एनसीईआरटी का पढ़ लेना, क्वेश्चन आता है उससे। देखो ये तुम्हारा चॉप ऑनियन वाला एक्सपेरिमेंट, जो बयान ने पूछा कि ऑनियन कैसे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के जैसा काम करता है, ठीक है। देखो तुमको क्या करना है, ये एक्सपेरिमेंट तुम लोग घर पे कर सकते हो, लेकिन हाँ घर पे कर सकते हो। तुमको क्या करना है, तुमको एक प्लास्टिक बैग लेना है, उसमें चॉप्ड अनियन डालना है, फ्रेशली, जो नया एकदम तुरंत तुमने छीला काटा उसमें डाल दिया। साथ में उसमें एक तुमको क्लीन कपड़ा डालना है, उसको तुमको रात भर छोड़ देना है। तो तुम्हारा जो अनियन का जो एक्सट्रैक्ट है, जो स्मेल है, वो कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद उस कपड़े का 2 स्ट्रिप काटना है। एक स्ट्रिप में तुम एसिड डालोगे और एक स्ट्रिप में तुम बेस डालोगे।
जब तुम उसमें एसिड डालोगे, ठीक है, और जब तुम उसमें बेस डालोगे तो वहां पे तुम्हारा कुछ चेंजेस आएगा। जब आप ऑनियन वाला में एसिड डालोगे और ऑनियन वाला में बेस डालोगे तब आपका वहां पे चेंजेस आता है। सिंपल। अब क्या चेंजेस आता है? अनियन जो है वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का लॉजिक पे कैसे चला? एसिड। जब तुम उसमें एसिड डाले, ठीक है, तो उसका ओडर जो है, स्मेल जो है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ऑनियन वाला जो पहले का स्मेल था ना, जब आपने ऑनियन ओडर क्लॉथ पे एसिड डालोगे तो नो चेंज, वैसा का वैसा ही स्मेल होगा, जैसा स्मेल था वैसा ही स्मेल रहेगा। लेकिन वहीं पे जब इसमें तुम बेस डालोगे तो स्मेल डिसअपियर हो जाएगा, स्मेल डिसअपियर। ठीक है, तो जैसे ही तुम कोई केमिकल डाले और स्मेल नहीं आया, अचानक से गायब हो गया, तो समझ जाना वो बेस है, और इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। मैम ऑनियन को मैं नेचुरल में भी लिख सकता हूँ क्या? हाँ, नहीं 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 नहीं, नेचुरल नहीं, ऑल्फैक्टरी। एनसीईआरटी में उसको अलग से डाला गया है, क्योंकि अगर तुम नेचुरल में लिख सकते हो, दिक्कत नहीं लिखने में, लेकिन एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो तुमको अपने बोर्ड्स में लिखना होगा ना। तो अगर तुम कॉपी में नेचुरल लिख दोगे तो तुम एनसीईआरटी में वहां बोर्ड में भी नेचुरल ही लिख के आ जाओगे गलती से, तो मार्क्स कट हो जाएगा। तो वो नहीं करना है, ठीक है, उसको ऑल्फैक्टरी में ही लिखो। समझ में आ गया ना? ठीक है, उसको आप ऑल्फैक्टरी में लिखिए। ठीक है, चलिए, ओके। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग ऑल्फैक्टरी को और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जो तुम लोग के एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, दैट इज आपका वेनिला हो गया, ऑनियन हो गया, क्लोव। ये तीनों को हम लोग देखेंगे कि ऑल्फैक्टरी में किस तरीके से काम करता है, क्योंकि ये तीनों पे आपका क्वेश्चंस आता है और मोस्ट ऑफ द टाइम हर ऑल्टरनेट ईयर हम देखे हैं कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर किस तरीके से वर्क करता है। कोई एग्जांपल बताओ, या फिर एक्सप्लेन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर विद एग्जांपल, या बोल देगा हाउ ऑनियन इज यूज्ड एज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, हाउ वेनिला इज यूज्ड एज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, इस तरीके से। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये तीनों का मेथड पढ़ेंगे कि जैसे अनियन में आज पढ़े ना कि ऑनियन क्लॉथ में आपका कोई चेंज नहीं होगा अगर एसिड डालेंगे तो, लेकिन बेस डालेंगे तो स्मेल डिसअपियर। इसी तरीके से बाकी दोनों प्लस ऑनियन, ये तीनों का हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे कॉपी में। ठीक है, कि आपका दिमाग में रहे तो आप लोग उसको इजीली आंसर कर पाओ। मैम नोट्स का पीडीएफ हाँ। भेज दीजिएगा। हम पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है ना? ओके, ठीक है, चलो, मैम तो थैंक यू मैम। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।